प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया और हज़ारों से ज़्यादा मेरे वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मेरी वो नौकरी थी जो शायद ही कोई पाकिस्तानी ड्रीम कर सके, स्पेशली मेरी तरह का पाकिस्तानी। ये मेरे रिश्तेदार खड़े हैं बहुत सारे गांव से आए हुए हैं, जो हमारे अभी भी वहाँ टाट स्कूल ही हैं। जब मैं पढ़ा था तो चार दीवारी भी नहीं थी स्कूल की, और एक कमरा होता था मेरे प्राइमरी स्कूल में जिसमें से मैं पढ़ा था। हम 30 की क्लास थी, उस 30 की क्लास में से हम 3 लोग हाई स्कूल गए थे, और फिर उसी 30 की क्लास में से मैं अकेला था जो कॉलेज गया था। तो जब मैं वहाँ से निकल के, और हमारी जो क्लास होती थी ना वो एक दरख्त के नीचे होती थी, क्योंकि कमरा एक था, 5 क्लासेस थी। तो जैसे जैसे सूरज घूमता था हमारी क्लास भी मूव होती थी, क्योंकि वो धूप दरख्त की जो है वो आगे पीछे होती थी। तो वहाँ से निकल के जब मैं अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, जब मैं वहाँ से निकल के अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, और सिर्फ साइज़ में बड़ी नहीं, जो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को उनको पता है कि इंजीनियरिंग और आईटी में वो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा था वहाँ। मेरे साथ वो मेरे गांव के पूरे 30 के 30 लोग खड़े होकर वहाँ पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। हम देहाती लोग हैं, काश्तकारी हमारा काम है, ना हमारे पास कोई महंगे स्कूल थे, ना हमें मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलनी आती थी। हमें तो पहले अंग्रेज़ी सीखनी पड़ती थी जाके 6ठी जमात में। अभी लिखना सीखते थे थोड़े दिन, उस पर डंडे पड़ते थे, पता चलता था अभी बड़ी ABC लिखी है, अभी छोटी ABC भी लिखनी सीखनी है। तो हम उन मुसीबतों से, जब मैं कॉलेज गया तो मोटरसाइकिल पे कॉलेज जाता था, तो मेरे गांव से कॉलेज 1 घंटा दूर था। और जब मैं सुबह केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता था, इकरामुल हक भुट्टा साहब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो मेरे प्रोफेसर थे, उनका पहला लेक्चर होता था तो सर्दी में टांगें जो हैं वो अकड़ जाती थी। तो जो शहर से लड़के आते थे वो पढ़ना शुरू करते थे, और हम पहला आधा घंटा जो है वो किसी आग के सामने खड़े होके अपने हाथ और टांगें सीधी करते थे। तो इन हालात से निकल के मैं प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर भी मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं बना जिस तरह की बहुत सारे जालसाज यहाँ फिरते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बना, और मेरे लिए, मेरे वो जो 7 गांव हैं उन सब के लिए वो फ़ख्र की बात थी। उसके बाद जितनी यहाँ पर करप्शन करके ये लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs, आम MPAs, उनका ड्रीम होता है, ये अभी वोट बिके थे, लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती थी, साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉज पर उसके पीछे आके खड़ा हुआ, असल में पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। असल में जो मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव ऑरा था पूरी दुनिया के अंदर, 9/11 के बाद बना। मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज़ से। अपने ख्वाब चले सारे नहीं तो कुछ ना कुछ जी लिए थे, तो लगा कि अब अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वापस जाके करूं, वापस जाके काम करूं। तो ये सारा सफ़र मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फ़र्श पे, वो जो तस्वीर आपने देखी थी मेरी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही थी। तो वो टाट स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से उस हवालात तक का पूरा सफ़र सोच रही थी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज़ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ज़्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। अब आप सिर्फ सोचें कि इस्लामाबाद मेरे इलाके से कितना दूर है, कि मेरे सारे लोगों को जब आना पड़ता है तो इनके ऊपर भी वो सारा बोझ है, एक टाइम का, वक्त का, एनर्जी का। तो इसलिए सियासतदान जो हैं वो इस राह पे चलते हैं, जब तक हम
एक अच्छा कानूनी निज़ाम नहीं लाएंगे जहां पर लोगों को ये यकीन होगा कि उन पे झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे और सियासत में से पैसे को अलग नहीं करेंगे, तो शायद ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। गिल साहब, मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूँ। इसलिए हमें इस पूरे निज़ाम को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ना है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बनाया जाए। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा। हम अपोजिशन में हैं, बैठ जाओ थोड़ी, हम अपोजिशन में हैं घुटनों के बार बैठ जाए तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में है तो उस पर केसेस, हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज़। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए। और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ़्लाइट पे बैठ के वो फ़ौरन बाहर चली गई हैं। अब वहाँ बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोज़ इशू होंगी, वहाँ बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहाँ बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहें, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज़ आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूँ यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं। उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं। मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, सही दिलों लग रहे नारे थोड़े। एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद है, ये सारे ही करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफ़ियों का किरदार है, पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फ़ोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिनकी आवाज़ पहुँच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक जो मेरे ज़ुम्मे था, मैं इस मुल्क के साथ वफा भी करूँ, इस मुल्क के इदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूँ, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूँ कि उनके बच्चे भी कहीं पहुँच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ें ना आएँ। जी गिल साहब, आपके कमरे से जो सेटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ वो किससे राब्ते के लिए था, और आपको पता है कि इस तरह का फ़ोन रखना कानूनन जुर्म है? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप ये सहाफ़ी हैं तो आपको ये पता होगा कि पेशावर में दर्जनों के साथ ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके पास ये फ़ोन है। एक आपको भी ले लेना चाहिए। वो इसलिए ले लेना चाहिए कि जब सुन लीजिए, जब आप किसी रिमोट एरिया में जाके काम करेंगे, सर्विस नहीं होगी तो आप वो कर सकते हैं। उनका शायद पाकिस्तान के अंदर दफ्तर भी है और वो यहाँ से आपको फ़ोन देते हैं। तो अगर ये फ़ोन ये बेचा गया बहुत जगह पे कि ये फ़ोन गैर कानूनी है, पता नहीं इसमें क्या है, तो ये बहुत सारे सहाफ़ियों के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जहाँ पर सर्विस नहीं है वहाँ से अगर आपने फ़ोन इस्तेमाल करना है तो करें। इसलिए आप अगर ऐसे रिमोट एरिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो आप भी करें। और हमारे तो गांव जो इलाके हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हो सकता है हमारे गांव में भी लोगों के पास हों, मुझे पता नहीं किस किस के पास होंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि जारी बात है आप जान के नहीं ये सवाल कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा इसलिए आपने ये सवाल किया होगा, तो इसलिए आपके देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि मामला सब जुडिस है। उसके अंदर क्या था क्या नहीं था वो सब अदालत के सामने आ जाएगा, लेकिन उस फ़ोन की जो आपने बात की मैं उसके जवाब। गिल साहब, ये बता दें कि जो टाइम आपने जेल के अंदर गुजारा, आप वफाक में भी आपकी हुकूमत रही, पंजाब में अब दोबारा आपकी हुकूमत है, केपी में भी आपकी हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते कि जेल इस्लाहात और पुलिस में इस्लाहात लाने की अशद ज़रूरत है? आपके ऊपर जो बीती होगी वो आप बेहतर जानते हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं, मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफ़ात हैं सब कुछ हैं, तो ग़ुलामी के दौर की थी। वही दफ़ात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में
वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबाओ अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफ़ात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस ज़माने के अंग्रेज़ के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई अमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फ़ौरन। ग़ुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहाँ देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्क़त कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाएगा नज़रें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो ग़ुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि ग़ुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून, और जेलों के मैनुअल वो आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें। आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। वहाँ पर जो लोग कैद हैं, मसलन अडयाला में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गोलियाँ लगीं, उनका कोई वारिस नहीं है, उनकी टांगें टेढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल टेढ़ी हुई हैं टांगें, वो हॉस्पिटल्स के बेड पे हैं, उनकी कोई वहाँ पर अयादत करने वाला नहीं है, बाथरूम लेके जाने वाला नहीं है। उस तरह के लोगों का अगर आप अदालत के सामने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने उनकी तस्वीरें और केस रखेंगे तो वो उनको किसी हॉस्पिटल में बाहर शिफ्ट करेंगे। उधर कोई, मुझे सुनने में आया, मुझे मिलने नहीं दिया गया उनके साथ, 50 से ज़्यादा जहनी मरीज़ लोग हैं, 35 बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए हैं या अपनी माओं के साथ अंदर हैं। तो खुदारा उनके ऊपर तो तरस करें। और मैं अपने ही वज़ीर जो वहाँ हैं, सारी जेलों में ऐसा ही होगा, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होगा, उन्हें मैं ये कहूँगा कि जब हमें वजारत मिलती है तो बुनियादी तौर पर वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है हमसे। तो इन चीज़ों पे काम करें, औरतें वहाँ हैं उनके लिए काम करें, बच्चों के लिए करें, ज़हनी मज़दूरों के लिए काम करें, ये जिनके मैंने बताया जिनकी टांगें टेढ़ी हुई उनके लिए काम करें। थोड़े थोड़े फ़ाइन हैं जिसकी वजह से लोग अंदर, मुझे जेल में लोग मिलने आते थे, पार्टी के बहुत सारे लोग आते थे। वो आपको पता हमारे यहाँ कल्चर है, जो भी जेल में आता है वो पैसे देता है आपको, या आपको फ्रूट लेके आता है, तो वो जितने भी पैसे देते थे वो मैं उस अकाउंट में जमा करता जाता, और जब मैं आया तो मैंने वो सारे पैसों से वो कैदी छुड़वा दिए जो फ़ाइन के साथ छोड़े जा सकते थे। इसी तरह मैं और भी मुखय्यर हज़रात को कहूँगा कि वो ये बहुत बड़ा सदका जारिया होगा जो गरीब आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है जेल में, जिसको कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी आखिरी ये सोच है कि जो चला गया जेल में उसके बारे में ना हुकूमतें सोच रही हैं ना कोई और शख्स सोच रहा है। तो आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, जेल रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम नहीं करने, किसी और ने नहीं करने, और हमें सवाए बाकी ऐसे काम करने में जिनमें प्रोमिनेंस मिलती है, इन एरियाज़ पे भी काम करना चाहिए जिसमें असल में गरीब लोगों की आप खिदमत कर सकते हैं और अल्लाह की ज़ात आप पे राज़ी होगी। गिल साहब, आपने कहा था कि फिजिकल असॉल्ट आपको किया गया, क्या आप उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू करेंगे, मेडिकल अपना करवाएंगे? देखिए मेडिकल तो मेरा जेल के अंदर हो चुका था और उसकी रिपोर्ट मौजूद है। बाकी मैंने आपको कहा कि ये क्योंकि सब जुडिस मामला है, मेरे वकला इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया।